दोनों बेस्ट ऑफ द बेस्ट को सेलेक्ट करके जब आपस में क्रॉस करवाएंगे, उसमें से जो आपके पास रिजल्ट आएंगे वो शानदार होंगे। यानी आप ये नहीं कर सकते कि देसी रैबिट को न्यूजीलैंड वाइट से जब क्रॉस करवाएंगे तो एक सैर है लेकिन एक पाव है, तो हाउ इट पॉसिबल कि उसमें से आपको अच्छा रिजल्ट मिल जाए, बल्कि उल्टा आपका ग्राफ नीचे आ जाएगा। कि अगर तो इसी क्रॉस ब्रीडिंग को इस तरीके से लिया जाए, जैसे मेरे पास बहुत ही असल और डेवलप फॉर्म में मेरे पास कैलिफोर्नियन है, याद रखिएगा डेवलप फॉर्म में, सही अपने सही फुल मार्किंग के साथ, यानी बच्चों में वजन नहीं आएगा आपके पास, या जो मादाएं हैं वो अपने फुल साइज को नहीं पहुंच पाएंगी। यानी कि नॉर्मल स्टैंडर्ड न्यूजीलैंड वाइट का वजन 3.5 से 4.5 किलो के दरमियान होता है, सम टाइम 4.5 किलो तक पहुंच जाता है। लेकिन स्टंटेड ग्रोथ में या इन ब्रीडिंग डिप्रेशन, इसको बोलते हैं इन ब्रीडिंग डिप्रेशन, इन ब्रीडिंग डिप्रेशन का जो मुतासरा खरगोश होगा वो ज़्यादा वजन नहीं बना पाएगा, ज़्यादा अच्छे रिजल्ट आपको नहीं दे पाएगा। अच्छा जी, नेक्स्ट हमारा टॉपिक है इन ब्रीडिंग, लाइन ब्रीडिंग, क्रॉस ब्रीडिंग, आउट ब्रीडिंग। अगर आप में से कोई इसके हवाले से मालूमात शेयर करना चाहे तो शेयर कर सकते हैं। कोई आइडिया है इस चीज़ का? अंगोरा हमने लिया था एक ना कोई 3 साल पहले, उसको जो हमारे पास देसी मादाएं थी उनके साथ क्रॉस कराया था, वो तकरीबन 3री नस्ल में जाके ना अंगोरा से आगे क्रॉस कराता है, तो वो तकरीबन 70% जो उसके बाल वगैरह है ना वो बराबर है। कलर इतना चेंज नहीं हुआ था। जो वाइट रंग की मादा थी, ये नार जो है ना ये वाइट रंग का था, तो जो वाइट रंग की मादाएं थी वो वाइट रंग में आगे डिलीवर करती रही बच्चे, और जो बाकी अदर कलर वाली थी तो वो अदर कलर, यानी कि बाल बड़े होते रहे, कलर में चेंजिंग नहीं है, कलर ज़्यादा मादा हो जाता, वाइट कलर डोमिनेंट रहा है ना उनपे। हाँ जी। अच्छा जी, इन ब्रीडिंग, लाइन ब्रीडिंग, आउट ब्रीडिंग, क्रॉस ब्रीडिंग, इस पे बात करते हैं। सबसे पहले इन ब्रीडिंग। इन ब्रीडिंग से मुराद ये कि क्लोज रिलेशन में, जिस तरह हम इंसानों में एक कॉन्सेप्ट पाया जाता है कि मामू की बेटी से या कज़न से शादी, कज़न मैरिज को हम थोड़ा सा बुरा समझते हैं, इस खातिर कि जो बच्चे पैदा होते हैं तो उसमें से मुख्तलिफ़ किस्म की कम्प्लिकेशन पैदा होती है, यानी कि डिसेबिलिटीज़ की जो है चांसेस होते हैं। तो इन ब्रीडिंग जो क्लोज रिलेशन में बार बार फ़र्ज़ करें शकील भाई के पास से रैबिट है, वो मेरे पास आए, ठीक है जी, और उन्होंने उनमें से मतलब बच्चे लेके मुझे दिए। अब उस बहन भाई को हमने बड़ा करके उसको आपस में फिर दोबारा क्रॉस करवा दिया, तो प्योरिटी तो आगे चल रही है, प्योर ब्रीड के हिसाब से चल रहा है, लेकिन आपस में जब दोबारा क्रॉस करवाया, फिर आगे मैंने बच्चे उसमें से लेके आपको फिर औरंगज़ेब को दे दिया, औरंगज़ेब ने फिर उसमें से बच्चे लेके किसी और को दे दिए। तो हर ब्रीड के साथ साथ आप देखेंगे कि मुख्तलिफ़ किस्म के मसाइल उनमें आपको उठना शुरू हो जाएंगे। मसाइल किस टाइप के हो सकते हैं? मसाइल इस टाइप के हो सकते हैं कि मादाओं में इनफर्टिलिटी आप देखेंगे, ठीक ठाक मादाएं होंगी, बच्चे नहीं दे सकेंगी। ग्रोथ में आपको स्टंटेड ग्रोथ सामने आएगा, यानी बच्चों में वजन नहीं आएगा आपके पास, या जो मादाएं हैं वो अपने फुल साइज को नहीं पहुंच पाएंगी। यानी कि नॉर्मल स्टैंडर्ड न्यूजीलैंड वाइट का वजन 3.5 से 4.5 किलो के दरमियान होता है, सम टाइम 4.5 किलो तक पहुंच जाता है। लेकिन स्टंटेड ग्रोथ में या इन ब्रीडिंग डिप्रेशन, इसको बोलते हैं इन ब्रीडिंग डिप्रेशन, इन ब्रीडिंग डिप्रेशन का जो मुतासरा खरगोश होगा वो ज़्यादा वजन नहीं बना पाएगा, ज़्यादा अच्छे रिजल्ट आपको नहीं दे पाएगा, FCR भी उसकी नाकिस हो सकती है। इसके अलावा उसकी इम्यूनिटी, क़ुव्वत मुदाफ़ियत जो है ये कमज़ोर होगी। क़ुव्वत मुदाफ़ियत जब कमज़ोर होगी तो इनमें अमवात की शरह भी बढ़ जाएगी। यानी कि जब क्लोज रिलेशन में जब आप रैबिट को क्रॉस करवाते हैं और बार बार क्लोज रिलेशन में नस्ल दर नस्ल आगे बढ़ रहा है, तो इसके मुश्किलात आगे आने वाली नस्लों में जो है मुख्तलिफ़ किस्म की डिसेबिलिटीज़ या कम्प्लिकेशन, डिप्रेशन बोलते हैं इसको, इन ब्रीडिंग डिप्रेशन जो है वो सामने आ सकती है। अब इन ब्रीडिंग को यूँ समझ लें कि बहन भाई भी हो सकते हैं, और ये भी हो सकता है कि माँ बेटी
माँ बेटा, बाप बेटी, ठीक है, यानी कि बहन भाई, या एक आध फर्ज करें जो है दो बच्चे आ गए, दोनों बहनें हैं, दोनों बहनों से बच्चे आगे मजीद निकले, उनको फिर आगे आपस में क्रॉस करवा लिया, यानी सेम फैमिली सेम ट्री में से एक ही नस्ल में से जो आगे बार बार क्रॉस हो रहे हैं और जल्दी जल्दी क्रॉस हो रहे हैं, ज़्यादा से ज़्यादा एक आध ब्रीड का फ़र्क हो सकता है। इसमें इसको इन ब्रीडिंग डिप्रेशन बोलते हैं, और इसमें बेसिकली इस मैकेनिज्म को इन ब्रीडिंग बोलते हैं। एक होता है लाइन ब्रीडिंग। दिलदार ने भी एक मिसाल दी कि उसके पास एक अंगोरा का नर खरगोश था जिसको उसने देसी मादाओं से क्रॉस करवाया, ऐसा ही है, उसमें से बच्चे निकले, बड़े हुए, फिर दोबारा उस नर से क्रॉस करवाया, ठीक है जी, फिर उसमें से बच्चे फिर पैदा हुए, फिर जब वो बड़े हुए, ब्रीडर हुए, तो एक बार फिर उसी नर से फिर क्रॉस करवाया, यानी उसी नस्ल के नर से फिर क्रॉस करवाया, बकौल इनके तीसरे नस्ल तक वो लेके गए और उनके बाल जो है वो काफ़ी ज़्यादा बड़े हो गए। इसको बोलते हैं लाइन ब्रीडिंग, यानी कि एक लाइन को आपने बरकरार रखा हुआ है कि आप बेसिकली किसी नस्ल को डेवलप करना चाह रहे हैं। मिसाल के तौर पे मेरे पास कोई ख़ास नस्ल का नर है, जैसे कि मिसाल लेते हैं, मेरे पास ट्रेंजर है, अब मेरे पास एक ही मेल है वो, और पूरे पाकिस्तान में कोई और नस्ल है ही नहीं। अब मैं चाहता हूँ ये नस्ल पाकिस्तान में अवेलेबल हो, या इसको मैं जो है दस्तयाब करवाऊँ और प्योर ब्रीड की तरफ लेके चलूँ, तो मेरे पास एक ही ऑप्शन है कि उस नर से जो भी मादा क्रॉस करवाऊँ, बच्चे आए, फिर बच्चे बड़े हुए, फिर दोबारा उस नर के साथ क्रॉस करवाए, फिर बच्चे आए, फिर उस नर के साथ क्रॉस करवाए, ऐसे बार बार किसी एक नस्ल का बार बार उसके बच्चों में से बार बार उसको क्रॉस करवाते रहना, इसको कहते हैं इन ब्रीडिंग। इन ब्रीडिंग किसी नई नस्ल को बनाने के लिए इस्तेमाल की जाती है। जैसे कि हमारे पास जितना जिक्र किया हमने सेफ रैबिट फार्म की डेवलप करदा नस्ल, तो बेसिकली उसमें जो बार बार नर का इस्तेमाल किया गया था वो न्यूजीलैंड वाइट था। इस सिलसिले को लाइन ब्रीडिंग कहते हैं। लाइन ब्रीडिंग भी समझ लें कि इतनी आइडियल नहीं समझी जाती रिजल्ट्स के हवाले से, लेकिन किसी ब्रीड को बनाने के लिए ये वाहिद एक तरीक़ेकार होता है। एक यहाँ पे मेंशन तो नहीं है, लेकिन एक होता है जी आउट ब्रीडिंग। आउट ब्रीडिंग वो ब्रीडिंग होती है कि सेम फैमिली में से लेकिन बहुत बड़े एक पीरियड गुजर जाने के बाद दोबारा आपस में क्रॉस हो गए। जैसे कि इंडोनेशिया से रैबिट आ गए थे 2019 में, और वहाँ से फर्ज करें बच्चे लिए गए और एक जोड़ा कामरान भाई के पास चला गया, एक जोड़ा जो है दिलदार के पास चला गया। अब 2019 के बाद ये अपने इलाके में उसको प्रमोट कर रहे हैं, बच्चे ले रहे हैं, डेवलप कर रहा है, ये अपने तौर पे जो है उसको लेके चल रहे हैं। अब उसमें कम से कम 4-5 साल 6 साल या इससे ज़्यादा वक्फा आ गया, और उसी ट्री को दोबारा आपस में जोड़ते हैं, दोबारा आपस में क्रॉस करवाते हैं। जैसे कि वहाँ से नर लिया, इनसे मादा ली, इसको जब क्रॉस करवाएंगे इसको आउट ब्रीडिंग बोलते हैं। सेम ट्री सेम नस्ल में रहकर एक लंबे वक्फे के बाद जब दोबारा उसको क्रॉस करवाते हैं इसको आउट ब्रीडिंग बोलते हैं। फिर एक इसमें क्रॉस ब्रीड होती है। क्रॉस ब्रीड का मतलब कि एक अलग नस्ल को जब उसकी टोटली ब्लड लाइन अलग आ रहा है तो रैबिट ही, लेकिन ब्लड लाइन डिफरेंट है। एक अलग ब्लड लाइन को दूसरे अलग ब्लड लाइन के साथ क्रॉस करवाना, दिस इज कॉल्ड क्रॉस ब्रीडिंग। लेकिन ठहरिए, यहाँ पे थोड़ा सा ना ये टेक्निकल पॉइंट है। यहाँ पे टेक्निकल पॉइंट ये है कि अगर तो इसी क्रॉस ब्रीडिंग को इस तरीके से लिया जाए, जैसे मेरे पास बहुत ही असल और डेवलप फॉर्म में मेरे पास कैलिफोर्नियन है, याद रखिएगा डेवलप फॉर्म में, सही अपने सही फुल मार्किंग के साथ और सही सेहत के साथ, सही जोबन के साथ। और दूसरी तरफ मेरे पास एक दूसरी फीमेल है जो न्यूजीलैंड वाइट की है, वो भी अपने डेवलप फॉर्म में है, कंप्रोमाइज सेहत के साथ नहीं, कंप्रोमाइज ब्लड लाइन के हिसाब से नहीं, असल और अपनी असल सही हालत में जो पीक उसका समझ लें कि जो रिजल्ट होता है। और इन दोनों को जब मैं आपस में दोबारा क्रॉस करवाता हूँ, इस
क्रॉसिंग के बाद जो बच्चे पैदा होते हैं, दिस इज कॉल्ड हाइब्रिड रैबिट। यानी उनमें वो कैरेक्टरिस्टिक्स पाए जाते हैं जो रिमार्केबल होते हैं, जो शानदार रिजल्ट देते हैं ग्रोथ के एतबार से, इम्यूनिटी के एतबार से। वैसे भी एक फैक्ट है कि जब भी आप ये अलग अलग नस्ल के रैबिट को क्रॉस करवाते हैं तो प्योरिटी बरकरार नहीं रहती। प्योरिटी यानी कि अगर आप नस्ल की बुनियाद पे फार्मिंग कर रहे हैं, यानी आपका टारगेट क्या है, आपका कस्टमर है हॉलैंड लूप के बुनियाद पे, कोई और अच्छी नस्ल की बुनियाद पे प्योर नस्ल आप किसी को देना चाह रहे हैं, तो उसमें फिर आप उसमें आप उसकी तरफ नहीं जा सकते हैं, क्रॉस ब्रीडिंग की तरफ नहीं जा सकते, आउट ब्रीडिंग की तरफ जा सकते हैं। यानी जिस तरह हम यहाँ पे आउट ब्रीडिंग करते हैं, है तो न्यूजीलैंड वाइट ही, लेकिन एक का ओरिजिन इंडोनेशिया है, दूसरे का ओरिजिन बेल्जियम है, अलग अलग सोर्सेज से ब्लड लाइन्स आए हुए हैं। उसके अगर उसमें हिस्ट्री में जाए तो ये सारे के सारे एक ही नस्ल में से निकल के फिर फैले हैं दुनिया में। दिस इज कॉल्ड आउट ब्रीडिंग। क्रॉस ब्रीडिंग डिफरेंट चीज होती है, यानी कि मैं चिंचला को न्यूजीलैंड वाइट से क्रॉस करवाऊं, लेकिन अगर मैं इस माइंडसेट से करवाऊं कि यार रैबिट का कलर कोड कोई भी हो, मुझे मीट चाहिए, मुझे रिजल्ट्स चाहिए, मुझे फिगर्स चाहिए, मुझे रिजल्ट्स चाहिए, मुझे अच्छे उसके ज़्यादा दूध की ज़्यादा फरावानी चाहिए, तो फिर कभी कभी हम सब टाइम ये करते हैं कि कैलिफोर्निया को न्यूजीलैंड वाइट के साथ क्रॉस करवा लिया, तो उसके जो रिजल्ट्स हैं वो बहुत ज़्यादा अच्छे आते हैं। लेकिन दोबारा रिपीट कर दूं, दोनों अपने पीक पे होंगे, दोनों बेस्ट ऑफ द बेस्ट को सेलेक्ट करके जब आपस में क्रॉस करवाएंगे, उसमें से जो आपके पास रिजल्ट आएंगे वो शानदार होंगे। यानी आप ये नहीं कर सकते कि देसी रैबिट को न्यूजीलैंड वाइट से जब क्रॉस करवाएंगे तो एक सैर है लेकिन एक पाव है, तो हाउ इट पॉसिबल कि उसमें से आपको अच्छा रिजल्ट मिल जाए, बल्कि उल्टा आपका ग्राफ नीचे आ जाएगा, क्योंकि एक पाव है और एक सैर है, तो आपका दोनों से रिजल्ट जो आएगा वो दरमियाने दर्जे का आएगा। लेकिन एक बेस्ट ऑफ द बेस्ट को दूसरे बेस्ट ऑफ द बेस्ट जब क्रॉस करवाएंगे तो अच्छे रिजल्ट आएंगे। ये चीजें समझ में आई? हाँ, ये समझ में आ गई। ठीक है, आपसे अच्छा, ये 4 टॉपिक हमने कवर कर लिए, इन ब्रीडिंग, लाइन ब्रीडिंग, आउट ब्रीडिंग, क्रॉस ब्रीडिंग। इस सवाल से कुछ सवाल हो तो कर लें, वरना फिर आगे बढ़ते हैं। एक छोटा सा सवाल था, अगर इसमें हमारा पर्पस है कमर्शियल फार्मिंग और गोश्त की पैदावार, तो इसमें मेरे ख्याल में ज़्यादा फोकस नहीं करवाया जाता, यही कहा जाता है कि बस क्रॉस ब्रीडिंग करवाएं, क्योंकि हमें तो जो मेल है उसका ज़्यादा से ज़्यादा वेट चाहिए, वेट गेन करने वाला हो। इसमें तो मेरे ख्याल में जो पर्पस हमारा हो कमर्शियल फार्मिंग में, मीट रैबिट फार्मिंग, तो इसमें तो मेरे ख्याल में इतना फोकस नहीं किया जाता कि वो कौन सी नस्ल को किससे क्रॉस करवाया जा रहा है। बस फोकस यही होता है कि गोश्त बढ़ाने के लिए हम किसी को भी कोई अच्छा नर और अच्छी मादा उनको क्रॉस करवा के तो हम रिजल्ट ले सकते हैं। बिल्कुल ऐसा ही है। देखिए, एट द एंड जो आपका प्रोडक्ट है ना, उसमें से खाल उतार के, कपड़े उतार के उसमें जाने आगे, ये मैटर नहीं करता कि वो ब्लैक है, वो वाइट है, वो येलो है, वो कोई और। ये मैटर करता है कि उसके आपके पास रिजल्ट क्या है, ग्रोथ के एतबार से, पैदावार के लिहाज से, वो मैटर करता है। तो इसमें आपकी बात बिल्कुल दुरुस्त है कि ये कॉन्सेप्ट नहीं होता। हाँ, चूंकि पाकिस्तान में कोई एक इदारा ऐसा नहीं है, चूंकि पाकिस्तान में कोई एक इदारा भी ऐसा नहीं है जो कि नस्ल को प्रिजर्व रखे, प्योरिटी के साथ रखे, इसलिए हम खुद पे ये जो है एक तरह से लाजिम करते हैं कि प्योर ब्रीड की हिफाजत लाजमी करते हैं, यानी उसको गुमनाम नहीं होने देते, ख़त्म नहीं होने देते। और इसी बुनियाद पे इस मसले से या इन ब्रीडिंग डिप्रेशन से बचने के लिए एक ही न्यूजीलैंड वाइट के डिफरेंट सोर्सेज को अवेलेबल करवाया गया। एक का सोर्स अगर इंडोनेशिया है तो दूसरे का बेल्जियम है, तीसरे का कोई और है। तो वो जब हम आपस में फर्ज करें उसमें से पैदावार लेते हैं तो वो बड़े ही अच्छे रिजल्ट देते हैं। ये इन ब्रीडिंग और लैंड ब्रीडिंग ये दोनों अच्छे नहीं है, या इसमें से एक अच्छा एक नहीं है? देखिए, इन ब्रीडिंग तो सिरे से अच्छी नहीं है, लाइन ब्रीडिंग भी अच्छी नहीं है, लेकिन वो मजबूरी है, किसी नस्ल को उसके जरिए ही बना सकते हैं। जिस तरह इन्होंने देसी से अंगोरा बना लिए, न्यूजीलैंड जर्मन जायंट बनाते हैं, न्यूजीलैंड वाइट बनाते हैं,
वो अवेल हुई तो उसने असल में आज से 3 साल पहले यही घोड़ा की बड़ी 3-4 हाँ, साल पहले घोड़ा वो की जिसके बड़ी। बाल बड़े हुए हैं और इस चीज़ की बड़ी चली थी ना, तो हमें भी वो इजीली एक दोस्त मिल गया था चलो। वैसे जो नस्ल किसी के पास ना हो तो जाहिर बात है देखने में बड़ा खूबसूरत नज़र आता है। तो देसी रैबिट तो मतलब घर की खेती के बराबर है ना, यानी कि वो तो है ही सस्ते हैं और आसानी से पाले जाते हैं। ये न्यूजीलैंड वाइट वाला तो आपने वो अवेयरनेस दी है ना, इसका तो कोई पता ही नहीं था, वरना शुरू में जब ये सोशल मीडिया में आया था तो उससे हम दूसरे अंगूरा को उठाया गया था ना। अच्छा, आपके इल्म में इजाफा होगा कि पाकिस्तान में रैबिट फार्मिंग की जड़ें जो है काफ़ी पुरानी है, लेकिन नस्ल अच्छी नस्ल की बुनियाद पे फार्मिंग करना ये अब शुरू हुआ है, यानी पिछले कुछ सालों से। यानी मुझे अभी भी याद है कि जब मैं इस इंडस्ट्री में नया नया आया तो मुझे बड़े पुराने लोगों ने रब्ता किया है कि यार हमने उस सन में ये फार्मिंग की, हमने उस साल में या इतना अर्सा पहले ये फार्मिंग की, लेकिन उनके फेलियर के दो ही वजूहात थे, स्टेबल मार्केट का ना होना और अच्छी नस्ल का ना होना। उसकी वजह ये है कि देसी को लोगों ने समझा नहीं है, कैलकुलेशंस नहीं रखी ना, यानी घर में जो बच्चा कुचा डाल दिया सो डाल दिया, उसके क्या अखराजात होंगे। लेकिन जब उसी देसी रैबिट को आप केज में रखते हैं तब आपको पता चलता है कि यार उसके अखराजात कितने ज़्यादा हैं, तो ठीक ठाक ज़्यादा खा जाते हैं। कोई और इन ब्रीडिंग लाइन ब्रीडिंग के हवाले से कोई और सवाल हो तो कर लें। है कोई सवाल? आगे बढ़ते हैं।